जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लास्टिक प्रोफेशन वाला पे। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पे जिसे जानना आप लोगों को इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली लोग इस टॉपिक पे चर्चा नहीं करते हैं और इसके बारे में लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं डिलीवर हो पाती है, तो मेरा टारगेट होता है कि मैं आप लोगों तक जानकारी पहुँचाऊँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी जानकारी हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे और भी ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये कूलिंग पाइप पे है। कूलिंग पाइप क्या होती है फ्रेंड्स, कि आपके इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में जो भी आपके पर्टिकुलर आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो मोल्ड के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि प्रीफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग में जब हम कोर के अंदर कूलिंग को प्रोवाइड करते हैं जिसे हम बेफल कूलिंग कहते हैं, तो बेफल रॉड के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नॉर्मली यह कूलिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है, इसका क्या उद्देश्य होता है, ये क्यों दी जाती है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। कूलिंग पाइप एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट्स में, जो कि आपके प्रोडक्ट को फाइनल शेप को प्रोवाइड करने में और प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहेंस करने में यानी कि बूस्ट करने में आप लोगों की सहायता यानी कि हेल्प प्रोवाइड करता है। कूलिंग पाइप को हम मार्केट में या इंडस्ट्री में अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे कि लोग कई बार उसको कूलिंग चैनल बोल देते हैं, कूलिंग लाइन बोल देते हैं, वाटर लाइन बोल देते हैं, सर्किट बोल देते हैं या हीट सिंक बोल देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यह पांचों अलग अलग चीज़ होती है। कूलिंग चैनल अलग होती है, कूलिंग लाइन अलग होती है, वाटर लाइन अलग होती है, सर्किट अलग होती है और हीट सिंक अलग होती है। कूलिंग चैनल क्या होती है फ्रेंड्स? कूलिंग चैनल में फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि वाटर की सर्कुलेशन के लिए लाइन होती है आपके मोल्ड में। ऐसे जब मैं टाइप्स ऑफ वाटर फ्लो इन मोल्ड जब बताऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको कितने टाइप्स के मोल्ड में वाटर की फ्लो होती है, यानी कि कितने टाइप्स की, जैसे जिसमें कितने टाइप्स की कूलिंग होती है, जिसमें बेफल कूलिंग होती है, बबलर कूलिंग होती है, हॉट रॉड कूलिंग होती है। टाइप्स ऑफ कूलिंग के बारे में मैं अलग वीडियो में आप लोग के साथ चर्चा करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कूलिंग चैनल होती है ये इम्फेसाइज करती है कूलेंट के फ्लो के लिए, जो कूलेंट होती है उसके कूलेंट के फ्लो के लिए जो पाइप होती है उसको हम कूलिंग चैनल बोलते हैं। कूलिंग लाइन फिर क्या होती है? दिस टर्म इज सिमिलर टू द कूलिंग पाइप। कूलिंग लाइन भी आपके कूलिंग पाइप के ही जैसे होती है, बट मे बी यूज्ड व्हेन रेफरिंग द इंडिविजुअल चैनल विद इन द नेटवर्क। अगर हम पर्टिकुलर, क्योंकि आप देखेंगे आपके मोड में बहुत सारे चैनल यूज किए जाते हैं कूलिंग के लिए, तो पर्टिकुलर चैनल के लिए जब हम बात करेंगे तो उसको हम कूलिंग लाइन बोल देते हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जैसे अगर यहाँ से वाटर आ रही है तो ये वाटर कई पार्ट में डिवाइड होती है। जब ये वाटर कई पार्ट में डिवाइड होती है तो हम पर्टिकुलर कूलेंट के फ्लो के लिए जो पर्टिकुलर चैनल होती है, इसी पर्टिकुलर लाइन होती है, इसी को हम कूलिंग लाइन बोल देते हैं। अब वाटर लाइन क्या होती है? द टर्म इज स्पेसिफिक केसेस वेयर वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट। वाटर लाइन क्या होती है फ्रेंड्स? यह वाटर लाइन वह पाथ होती है, यानी कि ये वह लाइन होती है जिसमें वाटर को एज अ कूलेंट यूज करते हैं। कई जगह फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ऑयल कूलेंट्स भी यूज करते हैं, वाटर कूलेंट्स भी यूज करते हैं। तो ऑयल कूलेंट्स पर्टिकुलर हम मोल्ड में नहीं यूज करते हैं, हम पर्टिकुलर लाइन के लिए या पर्टिकुलर प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन वाटर के लिए जो यूज की जाती है कूलेंट, उसको हम वाटर लाइन बोलते हैं। अब सर्किट क्या होती है? दिस टर्म इज समटाइम्स यूज्ड व्हेन रेफरिंग द एंटायर क्लोज लूप सिस्टम ऑफ द कूलेंट सर्किट। जो क्लोज लूप की कूलेंट सर्किट होती है, यानी कि कूलेंट उसमें अगेन एंड अगेन उसी में रोटेट करता रहता है, उसको हम सर्किट बोलते हैं। हीट सिंक क्या होती है? दिस मेटाफर हाईलाइट द रोल ऑफ पाइप इन ड्राइंग हीट अवे फ्रॉम द मोल्ड कैविटी। अभी देखते हैं हम फ्रेंड्स, कूलिंग पाइप का फंक्शन क्या है, वो किस मटेरियल से बना है, उसकी डिजाइन कैसी होती है। फ्रेंड्स, कूलिंग पाइप का फंक्शन क्या होता है? कूलिंग पाइप में आपका कूलेंट उसमें फ्लो होता है। जब उसमें कूलेंट फ्लो होता है तो वो कूलेंट आपका ठंडा होता है, और जब यह ठंडा होता है तो ये मोल्ड से जब आपका मोल्टेन प्लास्टिक इंप्रेशन में आपका फील हुआ है, तो इंप्रेशन में फील होने के बाद ये कूलेंट उसके हीट ट्रांसफर होती है कूलेंट में, और जब हीट ट्रांसफर होती है तो आपका प्रोडक्ट सॉलिडिफाई होता है। और जब आपका फ्रेंड्स प्रोडक्ट सॉलिडिफाई होता है तो ये हीट को कूलेंट में ट्रांसफर कर देता है और आपका प्रोडक्ट ठंडा हो जाता है, जिससे आपका मोल्ड ठंडा होता है। मोल्ड ठंडा होने से आपका प्रोडक्ट ठंडा होता है। प्रोडक्ट जब ठंडा होता है फ्रेंड, तो आपके प्रोडक्ट की जो पार्ट की क्वालिटी होती है वो पार्ट की क्वालिटी ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाती है। अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं कि मटेरियल, कूलिंग पाइप का मटेरियल क्या होता है। पाइप आर यूजुअली मेड ऑफ द कॉपर और स्टेनलेस स्टील। कूलिंग पाइप जो होती है आपकी नॉर्मली या कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ये कॉपर और स्टेनलेस स्टील की ही क्यों बनी होती है? कॉपर की मैक्सिमम या स्टेनलेस स्टील की इसलिए बनी होती है क्योंकि ये जो कॉपर और स्टेनलेस स्टील होते हैं ये हीट कंडक्टिव होते हैं। ये हीट कंडक्टिव और ड्यूरेबल होते हैं, इसके लिए हम इनको कॉपर या स्टेनलेस स्टील से ही बनाते हैं। प्लेसमेंट्स क्या है, यानी कि कूलिंग पाइप को आपको कहाँ लगाई जाती है? तो कूलिंग पाइप या उस प्लेस पे लगाई जाती है जो मोल्ड या कोर के बेस पे लगाई जाती है, यानी कि जहाँ पे आपका प्लास्टिक फ्लो होने के बाद जहाँ पे आपकी प्लास्टिक सॉलिडिफाई होती है, इसको हम उस जगह पे कूलेंट के आपको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, यानी कि कूलेंट को वहाँ पे प्लेसमेंट कराने के लिए, भेजने के लिए हम कूलिंग पाइप को वहाँ पे लगाते हैं। इनकी डिजाइनिंग कैसी होती है? डिजाइन
इनकी डिजाइनिंग करने के टाइम फ्रेंड्स हम यह ध्यान रखते हैं कि जो हमारी फ्लो हो रही है, यानी कि पाइप की डायमीटर या फिर फ्लो रेट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम यह देखते हैं कि हमारे सभी पार्ट तक जो हमारी कूलेंट पहुंच रही है वो यूनिफॉर्म पहुंचे, और जिससे हमारी प्रोडक्ट की क्या है इफिशियंसी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए। यानी कि अगर सेम टाइम पे यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं हो रही है तो आपके प्रोडक्ट बैंड हो जाएंगे, या तो श्रिंकेज आएगा या फिर आपके प्रोडक्ट में वार्पेज आएगा। बहुत सारे क्वालिटी से रिलेटेड आपके इश्यूज आते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि हम यह फोकस करते हैं कि जब भी हम कूलिंग पाइप को या फिर जहां भी हम कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी सेम टाइम पे इफिशियंट कूलिंग हमारे मोल्ड में प्रोवाइड हो। फ्रेंड्स, कूलिंग पाइप कितने टाइप्स की होती है, यानी कि आपके मोल्ड में कितने टाइप्स की कूलिंग दी जाती है? बेसिकली आपके मोल्ड में दो टाइप्स की ही कूलिंग दी जाती है, ओपन लूप कूलिंग और क्लोज लूप कूलिंग। फ्रेंड्स, ओपन लूप सर्किट में क्या होता है कि जैसे आप कूलेंट लिए हैं, यानी कि कूलेंट आप लिए हैं और कूलेंट आपके मोल्ड में कूलेंट सप्लाई हुई है और कूलेंट सप्लाई होकर फिर वो चली गई, फिर हम दोबारा उसको यूज नहीं करते हैं, फिर हमारी कूलेंट आती है मोल्ड को कूल करती है। यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ से कूलेंट आई, यहाँ से फ्रेंड्स मान लीजिए कूलेंट आई और कूलेंट यहाँ से आप, ये आपका प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये आपका कोर और कैविटी है, यहाँ पे आपका ये आपका इंप्रेशन है, यहाँ से कूलेंट आया और आपके कोर को यहाँ से कूल करके ये निकल गया। अब ये निकल गया, इसको फिर बाद में हम डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि इसको हम ये वेस्टेज के तौर पे चला जाता है। और फ्रेंड्स, क्लोज लूप कूलिंग सिस्टम में क्या होती है, नॉर्मली जैसे आप लोग देखे होंगे कि चिलर वगैरह में जो आपकी क्लोज लूप की चिलर आ रही हैं, चिलर में क्या होता है कि उसमें हम कूलेंट यूज करते हैं, यानी कि उस हमारा क्या होता है जो कूलिंग यूज की जाती है वो कूलिंग बार बार आपके मोल्ड में रोटेट होती है, यानी कि वो सर्कुलेट होती है, अगेन एंड अगेन आपके मोल्ड में वो सर्कुलेट होती है। फ्रेंड्स, जब हम चिलर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि ये फिर से क्यों कैसे ठंडा होती है, क्योंकि आपके मोल्ड से जब आउटलेट से होकर निकली है, तो जब आपके मोल्ड से ये हीट को लेकर के निकली है, आपके प्रोडक्ट के हीट को लेकर के निकली है, तो ये वाटर गर्म हो गई, ये कूलेंट गर्म हो गया, और फिर इस कूलेंट को ठंडा करने के लिए हम चिलर में ले जाते हैं। फिर चिलर में क्या होती है, चिलर में गैस यूज की जाती है और गैस के जरिए फिर यह ठंडा होता है। वो गैस आपके कूलिंग टावर के वाटर से ठंडा होता है और फिर ये गैस मोल्ड के वाटर को ठंडा करता है, फिर ये मोल्ड के वाटर आपका चला जाता है मोल्ड में, फिर आपको ठंडा के प्रोडक्ट को ठंडा कर देता है। फ्रेंड्स, इसके लिए ये एक सर्किट होती है, इसके लिए ये इसको हम क्लोज लूप सर्किट कहते हैं। और ओपन लूप सर्किट में क्या होता है, आपका कूलेंट आया, प्रोडक्ट को ठंडा किया, कूलेंट चला गया, कूलेंट डिस्कार्ड हो गया, इसको क्लोज लूप सर्किट कहते हैं। फ्रेंड्स, जो कूलिंग पाइप होती है, इसकी बेसिकली मोल्ड में जो कूलिंग पाइप लगी होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो अभी हम लोग देखते हैं। द कूलिंग पाइप ऑन अ मोल्ड फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन प्ले अ क्रिटिकल रोल, या बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है इन एंटायर प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में, एंश्योरिंग द स्मूथ प्रोडक्शन एंड हाई क्वालिटी पार्ट। यानी कि अगर आपकी हाई क्वालिटी पार्ट को प्रोड्यूस करना है, हाई क्वालिटी पार्ट के प्रोड्यूस करने में जो कूलिंग होती है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट प्लास्टिक एक ऐसी मटेरियल होती है जिसको अगेन एंड अगेन हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेल्ट करने के बाद जितना प्लास्टिक बचता है उतने ही प्लास्टिक से हम उसको फिर से नया शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम नया शेप देते हैं, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी क्या डिस्ट्रॉय होती है, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो बाद में हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम इसको हीट करने के बाद फिर से जब हमें इसको ठंडा करना होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो वर्क करती है, हीटिंग, मेल्टिंग एंड कूलिंग, तीन ही फंक्शन पे वर्क करती है प्लास्टिक। जब हम हीट किए हैं तो वो मेल्ट हो गई, और मेल्ट किए हैं उसके बाद फिर उसे कूल कर देना है। जब आप कूल कर देंगे तो क्रॉस लिंकिंग कर लेगी, जब क्रॉस लिंकिंग कर लेगी तो आपका नया प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, कूलिंग जो होती है वो उसके पार्ट के क्वालिटी पे बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट डालती है और वो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ हो जाती है। Its primary function is to remove the heat from the mold cavity after the molten plastic has been injected. The rapid cooling is essential for several reasons. फ्रेंड्स, जब हम प्रोडक्ट आपके मोल्टेन प्लास्टिक को इंप्रेशन में इंसर्ट कर दिए हैं, डाल दिए हैं, तो उसके बाद उसको ठंडा करना होता है। अब जब हम इसे ठंडा करेंगे तभी तो वो शेप लेगा, अगर हम ठंडा नहीं कर रहे हैं तो वो शेप कैसे लेगा। जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये जो आपका मटेरियल इसमें फील हुआ है, ये मटेरियल आपके हीट को ट्रांसफर करेगा, और जब ये हीट को ट्रांसफर करेगा तो ये वाटर में चली जाती है इसकी हीट। जब इसकी हीट वाटर में चली जाती है तो आपका प्रोडक्ट सॉलिडिफाई हो जाता है। अभी इसका जो मेन रीजन है, ये हीट को ट्रांसफर करना होता है मोल्टेन स्टेट से। अभी और जो इसका वर्क है वो क्या है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ द प्लास्टिक। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया कि प्रोडक्ट को सॉलिडिफाई करने में जब इंजेक्ट किए हैं तो हीट को ट्रांसफर कर लिया है, और जब हीट को ट्रांसफर कर लिया है तो आपका जो पॉलीमर है वो क्रॉस लिंकिंग कर लिया है, प्लास्टिक आपकी क्रॉस लिंकिंग कर ली है, तो आपका प्रोडक्ट सॉलिडिफाई हो गया है। अभी साइकिल टाइम रिडक्शन करने में, अगर आप बहुत ही ज़्यादा यानी कि ज़्यादा कूलिंग यूज कर रहे हैं, एक लिमिट तक आप कूलिंग यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपकी साइकिल टाइम रिड्यूस हो जाती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे जो हस्की की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम आती है, हस्की की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में मोल्ड में कूलिंग करने के बाद हम प्रीफॉर्म को तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं टूलिंग प्लेट को। जब हम टूलिंग प्लेट को ट्रांसफर करते हैं तो टूलिंग प्लेट में भी चिल्ड वाटर सप्लाई होती है, और हम जब टूलिंग प्लेट में चिल्ड वाटर सप्लाई करते हैं, फिर बाहर से हम उसको चिल्ड एयर देते हैं। चिल्ड एयर जो हमारी डिह्यूमिडिफायर से होकर आती है वो चिल्ड एयर होती है। तो जब हम टूलिंग प्लेट को ट्रांसफर कर दिए हैं और टूलिंग प्लेट में आउटर प्रीफॉर्म के आउटर बॉडी को कूल कर रहा है, और आपके प्रीफॉर्म आपकी जो एयर होती है वो चिल्ड एयर होती है, वो चिल्ड एयर प्रीफॉर्म के इनर बॉडी को चिल्ड कर रहा है, ठंडा कर रहा है, जिससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी एनहेंस हो जाती है और साइकिल टाइम कम हो जाता है, क्योंकि हमारी बहुत इंस्टेंट कूलिंग दी है, और जब हम इंस्टेंट कूलिंग दिए हैं तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ गई, जब क्वालिटी बढ़ गई आपकी साइकिल टाइम रिड्यूस हो गई।
अभी कूलिंग का क्या वर्क होता है, फिर से डायमेंशन स्टेबिलिटी, डायमेंशन को स्टेबल रखता है। अगर हम प्रॉपर हम आप प्रीफॉर्म को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को प्रॉपर कूलिंग दे रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट की जो डायमेंशन की स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी, यानी कि डायमेंशन आपका ऐसे आड़ा टेढ़ा या फिर आपके डायमेंशन की स्टेबिलिटी चेंज नहीं होगी, आपका डायमेंशन चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट अगर फ्लैट है तो प्रोडक्ट फ्लैट ही बनेगा। कई बार आप लोग देखेंगे प्रीफॉर्म में, ऐसे प्रीफॉर्म में जब लाइट पे डालेंगे तो लाइट पे घुमाएंगे प्रीफॉर्म तो वो उसमें गड्ढा गड्ढा दिखेगा आपको, तो ऐसी चीज़ें नहीं दिखेंगी। अगर प्रॉपर कूलिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को तो ऐसी चीज़ें देखने को आपको नहीं मिल सकती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, डायमेंशन एंड शेप, जो आपकी शेप, प्रॉपर शेप, जिस अगर आपको प्रॉपर कूलिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपका गर्म रहेगा। जब गर्म रहेगा वो प्रोडक्ट तो ठंडा नहीं होगा, उसकी शेप और साइज, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसके लिए कूलिंग का एक रोल हमारे डायमेंशन और शेप पे भी इंपैक्ट डालता है। इंप्रूव्ड सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश क्या होती है फ्रेंड्स, कि जब हमारे प्रोडक्ट की जो सरफेस होती है, जैसे हमारे प्रोडक्ट का जो सरफेस है, ये सरफेस अगर हम प्रॉपर कूलिंग नहीं देंगे तो इसकी सरफेस फिनिश प्रॉपरली नहीं आएगी, इम्प्रॉपर सरफेस फिनिश आएगी, जिसकी वजह से हमारा सरफेस स्मूथ नहीं रहेगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें कूलिंग जो होती है वो हमारी सरफेस फिनिश के इंप्रूवमेंट में भी एक अहम रोल प्ले करती है। अभी फ्रेंड्स हमारी कूलिंग पाइप वर्क कैसे करती है, हम लोग जानेंगे कि हमारी कूलिंग पाइप वर्क कैसे करेगी। द कूलिंग पाइप इज टिपिकली अ नेटवर्क ऑफ चैनल, जो कूलिंग पाइप होती है ये नेटवर्क ऑफ चैनल आर ट्यूब इंटीग्रेटेड इन द मोल्ड कैविटी, यह एक चैनल होती है जो आपके मोल्ड के कैविटी में इंसर्ट कराई जाती है, यानी कि डाली जाती है। कूलेंट ऑफ एन वाटर और ऑयल इज सर्कुलेटेड थ्रू दिस चैनल, जो कूलेंट होते हैं, कूलेंट या तो वाटर एज अ कूलेंट यूज करते हैं या ऑयल एज अ कूलेंट यूज करते हैं, तो इनको कूलेंट को हम उसके अंदर से फ्लो कराते हैं। इस चैनल के अंदर से जब हम फ्लो कराते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, सर्किट थ्रू दी एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द हॉट मोल्ड कैविटी, ये क्या करते हैं कि जब हम कूलेंट को फ्लो कराते हैं तो ये सर्किट के अंदर से जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द हीट कूलेंट देन एग्जिट, और जब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं कूलेंट तो फिर बाहर निकलते हैं, मोल्ड से बाहर निकलते हैं, और इनको हमें फिर से रिसर्कुलेट कराने के लिए इनको हम ठंडा करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं, द हीट कूलेंट देन एग्जिट द मोल्ड एंड द कूलेंट डाउन बिफोर बीइंग रीसर्कुलेटेड, जब हमें इसे फिर रिसर्कुलेट कराना होता है तो हमें इनके हीट को फिर रिड्यूस कर देते हैं, और जब रिड्यूस कर देते हैं हीट को, जैसे कि चिलर वगैरह लगा के हम इनके टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं, और रिड्यूस करके फिर से हम इसको रिसर्कुलेट करा देते हैं। द स्पेसिफिक टर्म फ्रेंड्स, जो हमारी स्पेसिफिक ये जो हमारी कूलिंग होती है ये डिपेंड करती है डिफरेंट प्रोडक्ट के पार्ट की क्वालिटी पे, यानी कि पार्ट के डिज़ाइन पे, जो जैसे कि हमें कोई अगर क्रिटिकल पार्ट्स है तो उनकी डिज़ाइन पे, तो ये सारी जो चैनल होती है, यानी कि जैसे भी हम कूलिंग प्रोवाइड करते हैं या फिर किस माध्यम से हम कूलिंग प्रोवाइड करेंगे, उनका चैनल क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हमारी डिपेंड करती हैं कि हमारी जो पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि कितना कॉम्प्लेक्स हमारा पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि हमारे पार्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर डिपेंड करेगी कि हम कूलिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे अपने पार्ट को, यानी कि हमारा जो पार्ट है वो कैसे हम उसको कूल करेंगे, कौन सा कूलेंट यूज करेंगे, उसकी चैनल कैसी होगी, ये सारा जब हम मोल्ड को डिजाइन करते हैं उस टाइम हमें डिसाइड करना होता है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम प्रॉपर पर्टिकुलर प्लेस पे कूलिंग नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट वहाँ सॉलिडिफाई नहीं होगा, और जब हमारा प्रोडक्ट सॉलिडिफाई नहीं होगा तो हमारे प्रोडक्ट की डायमेंशन चेंज हो जाएगी। और फ्रेंड्स हमें ये भी देखना होता है कि कूलिंग हमारी सेम टाइम पे प्रोवाइड हो, सारे चैनलों में सेम टाइम पे कूलिंग इसके लिए प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग हो रही है तो कुछ पार्ट हमारे ठंडा हो जाएंगे, कुछ पार्ट हमारे ठंडा ही नहीं होंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हमें सेम टाइम पे कूलिंग प्रोवाइड करनी होती है। फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे कि जो हमारी कूलिंग होती है ये आपकी इफिशियंसी को कैसे इंपैक्ट डालती है, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग कूलिंग इफिशियंसी, यानी कि आपके प्रोडक्ट, आपकी जो कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ये कूलिंग आपके प्रोडक्ट, आपके मशीन के को, आपके जो इफिशियंसी है उस इफिशियंसी को कैसे इंपैक्ट डालती है। कूलेंट टाइप एंड फ्लो रेट, किस तरह का पर्टिकुलर फ्रेंड्स आप कूलिंग के लिए कौन सा कूलेंट यूज कर रहे हैं, अगर आप राइट कूलेंट नहीं यूज कर पा रहे हैं तो आपकी इफिशियंसी पे ये इंपैक्ट डालेगी। और कूलेंट की किस टाइप्स का कूलेंट आप यूज कर रहे हैं, उस कूलेंट का फ्लो रेट कितना रखना है, अगर आप पर्टिकुलर कैलकुलेशन नहीं करेंगे कूलेंट के फ्लो रेट का और टाइप्स ऑफ कूलेंट का, आप केयर नहीं कर पाएंगे तो फ्रेंड्स ये आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को, आपके प्रोडक्ट के आपके मशीन की इफिशियंसी को इंपैक्ट करेगा। क्योंकि अगर आपका कूलेंट पर्टिकुलर नहीं है तो आपके प्रोडक्ट को ठंडा नहीं करेगा, जब वो आपके प्रोडक्ट को ठंडा नहीं करेगा तो आपकी साइकिल टाइम बढ़ जाएगी, जब साइकिल टाइम बढ़ जाएगी तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर जो होता है मोल्ड मटेरियल एंड डिजाइन, आपके मोल्ड का कौन सा मटेरियल है, आपके मोल्ड का जो मटेरियल है ये मटेरियल आपका कंडक्टिव है या नहीं है, जो कि आपके मटेरियल, अगर आपका मटेरियल प्रॉपर कंडक्टिव नहीं है तो ये आपके हीट को ट्रांसफर करने पे इंपैक्ट डालेगा, और जब आपके हीट को ट्रांसफर करने पे इंपैक्ट डालेगा, प्रॉपर हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो फ्रेंड्स आपका प्रोडक्ट फिर से कूल नहीं होगा, और जब प्रॉपर कूलिंग नहीं होगी तो आपकी साइकिल टाइम बढ़ेगी, जब साइकिल टाइम बढ़ेगी तो आपके मशीन की इफिशियंसी कम हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं, हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है
पार्ट ज्योमेट्री एंड थिकनेस, आपके जो पार्ट की ज्योमेट्री है वो कैसी है, उस पार्ट की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है और आपका कितना कॉम्प्लेक्स है पार्ट और उसका थिकनेस कैसा है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर किसी पतले चीज़ को हमें ठंडा करना होता है तो कम टाइम लगेगा, अगर हम कूलिंग दिए और कूलिंग देके ठंडा कर दिए, और अगर हमें किसी मोटे पार्ट को ठंडा करना होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स हम मोल्ड डिजाइन के ही टाइम ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पार्ट का थिकनेस क्या रहेगा, हमारा पार्ट कितना कॉम्प्लेक्स रहेगा, हम किस तरह की कूलिंग में इसे कूल कर पाएंगे, कौन से टाइप्स की कूलिंग यूज करनी है, ये कूलिंग रेट का कूलेंट का आपका फ्लो रेट कितना होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम वहीं पे कंसीडर करके कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, और जब प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं मिल पाएगी तो आपका प्रोडक्ट प्रॉपर बनेगा नहीं, आपकी डायमेंशन स्टेबिलिटी नहीं होगी। इसके लिए फ्रेंड्स हम जो कूलेंट यूज करते हैं उनकी कैलकुलेशन करते हैं, कूलिंग पाइप का फ्लो रेट कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये जो हमारी टॉपिक थी कूलिंग पाइप के बारे में, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी और आप एंश्योर हो गए होंगे कि कूलिंग पाइप क्यों यूज की जाती है, इसका वर्क क्या होता है। बेसिकली फ्रेंड्स जो इनका मेन उद्देश्य होता है, इसमें क्या होता है कि कूलेंट को फ्लो कराया जाता है, कूलेंट वाटर यानी कि कूलिंग वाटर को फ्लो कराया जाता है। वाटर क्या होते हैं, वाटर आते हैं, हीट को लेते हैं और हीट को लेकर के अगेन वो चले जाते हैं। जब वो कूलेंट आपके हीट को लेते हैं तो आगे जाकर के वो हीट को अपने फिर दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। अगेन ये सर्कुलेशन चलती रहती है, जैसा कि मैं आपको ओपन लूप और क्लोज लूप में डिस्क्राइब किया था। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।